नमस्कार, आदाब, अर्ज़े, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल एक जबरदस्त डिस्कशन हम लोगों ने किया था दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और वो था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। मतलब हम लोगों ने कल देखा था कितने प्रकार के साझेदार होते हैं, और वहां पर हमने देखा था देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अगर आप लोग याद करके आ चुके हैं तो बस मेरी तरफ देखें और बोलना चालू करें। कौन कौन से पार्टनर्स कल हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। मतलब जिसे अमूनन तौर पे पार्टनर के तौर पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो डे टू डे बिजनेस में, व्यवसाय में निरंतर रूप से भागीदारी रखते हैं। लेकिन उसी के विपरीत में हमने एक ऐसा साझेदार देखा था, एक ऐसा पार्टनर देखा था जो डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार देखा था। और उसका काम क्या था? बेसिकली अगर उसके बात करें तो वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट फिर भी वो पार्टनर के तौर पे जाना जाता है। और तीसरे नंबर के पार्टनर पे हम लोगों ने देखा था नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। नाम मात्र का साझेदार जो अपना नाम फर्म को देता है, बट उसका कोई हित फर्म में और फर्म के लाभों में, प्रॉफिट्स में ही डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। तो फिर आखिरकार वो नाम क्यों देता है? क्योंकि उसके नाम से फर्म को बहुत सहायता होती है। क्या थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होगा? बिल्कुल, साझेदार तो साझेदार ही होता है। चौथे नंबर का टाइप देखा था हम लोगों ने पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सिर्फ लाभों के साझेदार। लेकिन याद रखो, जब फर्म बहुत ज्यादा दिवालिये होने की कगार पे आ जाए और एक्सेसिव लॉस हो जाए, तो क्या पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली थर्ड पार्टी के लिए, बोले तो दूसरे लोगों के लिए, अनलिमिटेड लायबल होगा? हाँ, क्योंकि साझेदारों के लिए वो आपस में लाभ वाला साझेदार है, लेकिन तीसरे पक्षकारों के लिए, आउटसाइडर के लिए, वह एक पार्टनर ही है। पांचवें नंबर के पार्टनर में हमने देखा था सब पार्टनर। सब पार्टनर मतलब किसका पार्टनर? पार्टनर का पार्टनर। और अगर हम पार्टनर के पार्टनर की बात करें तो क्या इसका कोई फर्म से नाता है? नहीं। क्या ये डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। तो फिर ये कैसा पार्टनर है? ये पार्टनर का पार्टनर है। इसका मतलब क्या होता है? वो बेसिकली हमारे फर्म में इंटरफेयर तो नहीं करेगा, बट पार्टनर के शेयर इन द प्रॉफिट्स ले सकता है। ठीक है। फिर एक और पार्टनर सिक्स्थ नंबर पे देखा था हम लोगों ने, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसे हम पार्टनर बाय एस्टॉपल बोलते हैं। और उसमें हमने सेक्शन नंबर 28 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर अपने आप को पार्टनर ना होते हुए भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूं, वापस से बोलता हूं, अगर एक पर्सन पार्टनर नहीं है फिर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या कोई और उसे रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपने आप को पार्टनर कहलाने में खुशी महसूस करता है, मना नहीं करता, तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी ये गुड फेथ में मान चुकी है कि वो पार्टनर है, और अब थर्ड पार्टी फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लेती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, किसी प्रकार का कोई क्रेडिट फर्म को दे देती है, तो इस काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए वह पार्टनर कहलाया जाएगा, ना होते हुए भी पार्टनर हो जाएगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कल किया था हम लोगों ने, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू माइनर पार्टनर, सेक्शन नंबर 30। सेक्शन सारे याद है कि नहीं याद है? रोज आने के बाद मैं आप लोगों से सेक्शंस पूछता हूं, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सेक्शन सारे याद हैं? अवयस्क साझेदार क्या होता है? वह साझेदार जो फर्म में जनरली कभी पार्टनर नहीं होता, लेकिन क्या उसको ओनली फॉर द बेनिफिट्स पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया था? कौन सी फर्म में बनाया था? याद आ रहा होगा आपको केस, जब एक्चुअली में फर्म एग्जिस्टेंस में है, इसको बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर बनाया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल बनाया, बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनाया, और बेनिफिट्स के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना, ये उसी फर्म का साझेदार बन सकता है जिसमें मेजर लोगों ने फर्म बनाई है। तो बताइए, क्या ये एक पार्टनर जो है
इसे हम माइनर पार्टनर माने? अगर माइनर पार्टनर है तो क्या यह माइनर पार्टनर फर्म में तो साझेदार बन गया, लेकिन इसके अधिकार और दायित्व क्या होंगे? तो याद करो, इसमें दो पॉइंट्स देखे थे, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी और आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, क्या वो हर प्रॉफिट शेयर करने के लिए राइट रखता है? क्या समय पे अगर उसका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं होता और वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या अपना प्रॉफिट मांग सकता है? और लाइबिलिटी की बात करें तो जनरली तो वो लाइबल नहीं है, लेकिन अगर फर्म कभी लाइबल होती है तो उसका शेयर इन द फर्म रिस्पॉन्सिबल या लाइबल हो सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ द एस्टेट। बात करते हैं ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी की। जब वह पार्टनर मेजर हो गया, अब मेजर होने के बाद उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कब तक दे सकते हैं? 6 months फ्रॉम हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, उसके मेजर होने के 6 महीने में, या जिस दिन उसे पता लगा कि वह बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ था किसी फर्म में, उस दिन से 6 महीने। इन दोनों डेट में जो लेटर है उस दिन तक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। किस बात का? कि आपको फर्म में पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। अगर आप फर्म में रहते हो तो लाइबल कब से होंगे? सिंस द डेट व्हेन यू वर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जिस दिन आप फर्म में एडमिट हुए थे उस दिन से अभी तक के लिए। मैंने बताया भी था लॉजिक क्यों। साथ में अगर हम अधिकारों की बात करें तो जनरल आपके वैसे ही अधिकार हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल पार्टनर के अधिकार होते हैं। बट अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं और नोटिस में लिखते हैं आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग, तो आपके अधिकार और दायित्व बिल्कुल माइनर पार्टनर होंगे। कब तक? जब तक पब्लिक नोटिस आपने दिया है तब तक। क्लियर? ये सारी बातें कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्लियर है आपको? अगर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 धारा 30 तक मैं बात करूं तो क्या सारी धाराएं याद है? अब चलो आज अपन उल्टा सीक्वेंस करते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे क्या करता हूं, मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर में पूछना चालू करता हूं। बोलो सेक्शन 30 माइनर पार्टनर, सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। आज फिर पढ़ाऊंगा ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है? मतलब एक पार्टनर अपना पूरा हित किसी और साझेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि सबकी कंसेंट ना हो। सेक्शन 28 पार्टनर बाय एस्टॉपल। 27 एवरीवन इन द क्लास, मिस एप्लीकेशन अगर फंड्स का करा है किसी पार्टनर ने तो थर्ड पार्टी फर्म को जिम्मेदार बना सकती है। सेक्शन 26 हम लोग बोलते हैं कि फर्म की लाइबिलिटी होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। 25 में क्या बात करी थी कि अगर फर्म लाइबल है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर 26 में, तो 25 में क्या है? पार्टनर लाइबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। 24 में हमने बात करी थी एक पार्टनर को नोटिस देना मान लिया जाता है फर्म को नोटिस देने के बराबर है। सेक्शन 23 में इफेक्ट ऑफ एडमिशन, एक पार्टनर अगर कोई एडमिशन करता है तो वो हम मान लेते हैं क्या कि वो फर्म का एडमिशन एंड फर्म विल बी हेल्ड लायबल फॉर द थर्ड पार्टीज। सेक्शन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल में साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं और किन बातों के लिए फर्म लायबल होगी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20 एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। जो भी हमने अथॉरिटी दे रखी है उसमें कभी एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन करते और थर्ड पार्टी को नहीं मालूम तो फर्म लायबल होगी। सेक्शन नंबर 19 इंपॉर्टेंट, इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है? फिर इसके अलावा अगर हमने इंप्लाइड अथॉरिटी देखा था तो इसमें यह भी देखा था कौन सी एक्ट इंप्लाइड अथॉरिटी में और कौन सी एक्ट इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है। सेक्शन नंबर 18 में पढ़ा था पार्टनर अगर है तो वो म्यूचुअल एजेंट फॉर ईच अदर है, मतलब वो एजेंट के तौर पे फर्म के नाम पे, फर्म के बिजनेस के लिए, फर्म की अथॉरिटी पे काम करता है, तो लाइबिलिटी भी फर्म की है। सेक्शन नंबर 17 मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था, आज डिटेल में पढ़ा दूंगा। क्या कि जब कोई परिवर्तन होता है और नए अधिकार और दायित्व नहीं बनाए जाते तो पुरानी राइट्स एंड ड्यूटीज चलती रहती है। पढ़ेंगे आज सेक्शन 17। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अकाउंट फॉर करना है, कॉम्पिटिंग बिजनेस का प्रॉफिट अकाउंट फॉर करना है। सेक्शन 15 पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी किसके लिए काम आएगी? एवरीवन, पार्टनरशिप के व्यवसाय के लिए, उसके अलावा आप उसे यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सेक्शन नंबर
14, सेक्शन नंबर 13, 12, 11, 10, 9 क्या पढ़े थे अपन लोगों ने? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। और सेक्शन नंबर इसके पहले 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, 7 पार्टनरशिप एट विल। वो तो इतनी बार पूछ लिया, अब तो याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 30 तक आ गए हो आप मेरे साथ? क्या आप साथ में हो? एवरीबॉडी जो लाइव है, एवरीबॉडी जो लोग सामने बैठे हैं, एवरीबॉडी जो लोग रिकॉर्डेड पढ़ेंगे, एवरीबॉडी क्या साथ हो? वेरी गुड। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता चलूं, और साथ हो तो मजा ही अलग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर तू साथ है तो सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये माना के महफिल जवां है हंसी है। ठीक है, तो किसी दिन मौका लगेगा तो बड़ा जबरदस्त अपन लोग आपस में गाना बजाना भी करेंगे। लेकिन आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आज का टॉपिक है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से केसेस में होंगी। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों के सामने कितने पॉइंट्स हैं? हमारे सामने है इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनर। थोड़ा सा यहां पीपीटी क्लियर नहीं है, मैं लिख देता हूं। सेक्शन नंबर 31 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, एंट्री लेता है, तो अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म का वापस से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि याद करो पहले हमारे एग्जाम्पल में कितने पार्टनर थे? 5 पार्टनर का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। अगर आप लोगों को सारे साझेदारों के नाम याद हैं तो पार्टनर्स बताओ कौन कौन थे? मुन्ना, मुन्नी, चुन्ना, चुन्नी, पप्पू, यस और नो। और आज एंट्री हो रही है किसकी? बोलो बोलो बोलो, चुप ना रहो। आज एंट्री हो रही है नैन्सी, सुंदर नैन्सी। आज हमारे फर्म में आ रही है, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी। और यहां पर जैसे ही एडमिशन हो रहा है तो सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि पार्टनरशिप में अब वापस से बदलाव हो रहा है। पहले 5 पार्टनर थे और अब नैन्सी को मिला के कितने हो जाएंगे? 6। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो सेक्शन 31 में भी होगा, 32 में रिटायरमेंट पढ़ेंगे, 33 में एक्सपल्शन पढ़ेंगे, 34 में इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे, 35 में डेथ पढ़ेंगे और 29 में ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आज हमें देखना है क्या होता है एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है और उसमें किसी नए पार्टनर का आगमन, इंट्रोडक्शन होता है, तो उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। और ये कवर होता है धारा 31 में, बोले तो सेक्शन नंबर 31 में। अगर सेक्शन नंबर 31 में हम बात करें तो याद करो राइट्स ऑफ द पार्टनर, जो इंप्लाइड राइट पढ़ाए थे, उसमें मैंने बोला था बाद में सेक्शन 31 पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात अभी पढ़ा रहा हूं। क्या कभी भी एडमिशन हो रहा हो तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही हो सकता है। मतलब जब तक सारे साझेदारों की सहमति नहीं हो तब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा। पहला रूल, पहला पॉइंट, एवरीबॉडी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई नैन्सी एडमिट हो रही है हमारी फर्म में, और आपको तो मालूम है किस दिन वो हमारी फर्म में एडमिट होगी, आप तो सर्वव्यापी सर्वज्ञाता हो। कौन सी तारीख को एडमिट हो रही है? बोलो। यस, हमारी फेवरेट डेट 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। यस, तो 14 फरवरी 2025 को अगर एक नैन्सी हमारी फर्म में एडमिट हो रही है तो सभी लोग बताएं, क्या 14 फरवरी से पहले के किए गए फर्म के कामों के लिए क्या नैन्सी रिस्पॉन्सिबल या लायबल होगी?
नॉट एट ऑल, क्योंकि हर वो पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो पुराने कामों के लिए लायबल नहीं होता है। वो किस दिन से लायबल होगा? जिस दिन से आया उस दिन से, और उस दिन से बाद में होने वाले कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके पहले के कामों के लिए कोई भी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात तो मैंने आप लोगों को समझा ही दी थी। आज जरा वो बात बताता हूं जो लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो पूरा ध्यान से नहीं समझते, और अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो बस मेरे ही स्टूडेंट्स जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर सही देंगे। और वो बात यह है कि मैं पूछ रहा हूं, आंसर आपको देना, समझाना मुझे, कि 14 फरवरी से पहले के कामों के लिए क्या नैन्सी, बोले तो इनकमिंग पार्टनर, बोले तो एडमिटेड पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल होगी क्या? 14 फरवरी से पहले, मतलब वो काम जो उसके आने से पहले किए गए, क्या उसके लिए नैन्सी रिस्पॉन्सिबल होगी क्या? बोलो ना। नहीं सर, आपने ऑलरेडी बोल दिया। अब सुनो, सिर्फ एक ऐसा एक्ट है जिसके लिए नैन्सी तो आएगी 14 फरवरी, और वो उसके पहले के कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। सर उसके पहले के कामों के लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी? सुनो ना, होगी सिर्फ एक अपवाद में, जनरली नहीं, जनरली नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन में। और वो एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से समझो। अगर आप लोगों ने मुझसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम पढ़ रखा हो तो याद रखो, क्या मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाया था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले तो किस तरीके से ये अनुबंध समाप्त हो रहा है, जब ऑब्लिगेशन, दायित्व हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और संविदा डिस्चार्ज हो रहा है। कब? जब दोनों पार्टियों की म्यूचुअल कंसेंट हो, दोनों पार्टियों की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है 6 तरीकों से। याद आ रहे हैं? हाँ, अब आपको समझ में आ गया कौन कौन से। नोवेशन, नवीनीकरण, ऑल्ट्रेशन, परिवर्तन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर। कुछ याद आया? हाँ याद आ गया सर। क्या था नोवेशन, क्या था नवीनीकरण में? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है नए कॉन्ट्रैक्ट से, तो ऑटोमेटिकली नया कॉन्ट्रैक्ट होते से क्या हुआ, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बना और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो गया, तो याद करो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए सारे लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब मैं इस पॉइंट को पार्टनरशिप में लेके आता हूं। पार्टनरशिप फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था किसी थर्ड पार्टी के साथ, बोले तो क्रेडिटर। हमने किसी से उधार माल ले लिया था पार्टनरशिप फर्म में। उधार माल किससे लिया? अब्दुल से। अब्दुल से हमने उधार माल लिया है, कितने रुपए का? हमने लिया है 2.5 लाख। कायदे के हिसाब से फर्म को, क्रेडिटर अब्दुल को 2.5 लाख देने हैं, तो 2.5 लाख रुपए हम चुका देंगे क्योंकि हमने उससे उधारी पे माल लिया है। इसी बीच क्या होता है, जो उधारी थी वो थी 2 महीने की। कितने महीने की? 2 मंथ। लेकिन उधारी का पीरियड समाप्त होता उससे पहले ही, मतलब 1 महीना खत्म हुआ है अभी उधारी को, और अभी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, नैन्सी। कायदे के हिसाब से 2.5 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म मतलब 5 पार्टनर वाली फर्म। तो 6th पार्टनर ओल्ड कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, नहीं है। लेकिन अब अब्दुल और ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ये आपस में एग्रीमेंट करती है कि भाई हम तो नई फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अब नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो या तो क्रेडिट पीरियड खत्म कर दो और अभी के अभी हमें पैसा दे दो, और या फिर
नई फर्म को बोलो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नई फर्म मुझे पैसा देगी, नहीं तो मैं रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करने दूंगा, अब्दुल ने बोला। तो अब्दुल की कही हुई बात के लिए बाकी सारे पार्टनर बोलते हैं यार क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाएगा, अभी तो पैसे की वैसे ही थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ा सा पैसे की शॉर्टेज है, कौन अभी पैसा दे। तो हमने कन्विंस किया नैन्सी को, नैन्सी नैन्सी पुराने फर्म की एक लाइबिलिटी है 2.5 लाख, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो नैन्सी तो ऐसा कर ले क्या कि नई फर्म को रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं और नई फर्म में तुम ही हो तो तुम्हारा कंसेंट भी लगेगा, हम पांचों का कंसेंट तो है ही क्योंकि ओल्ड फर्म में 5 पार्टनर है, नया तुम्हारी भी कंसेंट ले लेते हैं, अब्दुल भैया की भी कंसेंट ले लेते हैं। जब सबकी कंसेंट हो जाएगी म्यूचुअल कंसेंट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब, जब उसी को सब्स्टिट्यूट किया है किसने, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट ने। तो यही हुआ कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने एक शर्त पर डिस्चार्ज किया कि नई फर्म उसे टेक ओवर कर ले। अब मैं कहता हूं कि अगर नैन्सी हां कर दे, कन्विंस कर लिया हमने कि नैन्सी टेंशन मत ले अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर नैन्सी कन्विंस हो जाए और अगर नैन्सी आपको बोल दे कि चलो चलता है कोई टेंशन नहीं है, मैं लाइबिलिटी के लिए एग्री हो जाती हूं, सो एवरीबॉडी, क्या दोनों ही पार्टियों की म्यूचुअल कंसेंट, कौन दो पार्टियां, क्रेडिटर और नई फर्म, नई फर्म में भी कौन, नैन्सी, अगर वो मिल करके बोल दे कि कोई बात नहीं हम लायबल हैं, तो ऐसे केस में आंसर दीजिए, क्या ओल्ड फर्म डिस्चार्ज और नई फर्म लायबल। ओल्ड फर्म ओल्ड कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नई फर्म नए कामों के लिए, लेकिन क्या नई फर्म अब ओल्ड कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ऐसे केस में एडमिटेड पार्टनर के लिए क्या अपवाद हो गया, जनरली वो 14 फरवरी के बाद के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इस केस में वो 14 फरवरी के पहले कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। क्लियर। चलिए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर यहां पर अपन कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक बार जरा हमारी स्लाइड तो देख लें, भूल ही जाते हैं हम, क्योंकि मुझे तो स्लाइड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके सामने आपके नोट्स हैं, फटाफट यही पॉइंट आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 31, क्या एक पार्टनर एडमिट हो सकता है एक नए साझेदार के तौर पे विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सभी लोगों की सहमति से, और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर, अभी अभी जो डिस्कशन चल रहा था, हर पार्टनर जब भी आया है उसके बाद के कामों के लिए लायबल है, मतलब दे आर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन प्रायर टू हिज एडमिशन, उसके पहले के कामों के लिए। लेकिन इसमें आप याद रखो कि अगर वो एक एक्सेप्शन में लायबल है, कब, जब नई फर्म उसकी लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेते हैं और क्रेडिटर इसे एक्सेप्ट करता है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज से अगर हम ओल्ड फर्म को डिस्चार्ज कर रहे हैं तभी। ठीक है, एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट। आगे चलें और आते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मैंने आपको बोला था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई एक तरीका थोड़ी ना फर्म के वापस से कॉन्स्टिट्यूट पुनर्गठन के लिए। अगर हम दूसरा तरीका बात करें तो दूसरा तरीका है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर अब हमेशा के लिए आपको छोड़ करके जा रहा है, वह फर्म से अब बाहर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर। आपने बहुत बोला तुसी न जाओ जी, लेकिन वो पार्टनर नहीं मानी और वो बोलती है असी जाना है जी, अब तो मैं नहीं रुकूंगी, बहुत हुआ, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर क्या होगा, अगर कोई आपको छोड़ करके जाता है तो आपसे मेरा प्रश्न यह है, रिटायरमेंट के बाद पहले कितने लोगों के बीच में रिश्ता था, 5, और अब एक छोड़ करके जा रही है, नाम क्या है उसका, मुन्नी, जो हो गई है बदनाम, न मुन्नी जो एक्चुअली मतलब फर्म छोड़ करके जा रही है। अब किस कारण से जा रही है हमारे मैटर नहीं है, ठीक है। सो अगर मुन्नी फर्म छोड़ करके जा रही है तो मेरा प्रश्न यह है, बचे हुए 4 पार्टनर चाहे तो फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं,
रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी फर्म। तो ये जो मुन्नी है ये कब तक के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वही डेट, किस दिन रिटायर होकर के जा रही है? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे के अगर मैं बात करूं पहले के कामों के लिए, क्या नैन्सी रिस्पॉन्सिबल है? बोलो बोलो बोलो, चुप ना रहो। और 14 फरवरी के बाद के कामों के लिए, पहले के कामों के लिए है और बाद के कामों के लिए नहीं है, यही बोलोगे ना? नहीं। यहां सेक्शन 32 को जब हम पढ़ेंगे तो यहां बोला गया है अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर के जाता है तो वो तब तक लायबल होगा, तब तक नहीं कि जब तक वो है, वो तब तक लायबल होगा जब तक वो पब्लिक को नोटिस ना दे दे। अगर वो फर्म छोड़ करके जाता है तो ही नीड्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस टू ऑल ऑफ देम। पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं इस फर्म में साझेदार था और ये फर्म छोड़ करके मैं जा रहा हूं। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे सर, तो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे तो यहां पर सेक्शन 28 अप्लाई हो जाएगा। हाँ, सेक्शन 28 तो पार्टनर बाय एस्टॉपल का है ना सर। हाँ, तो यहां कैसे लगा? कोई पार्टनर अपने कंडक्ट से किसी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूं और सामने वाला उसे पार्टनर गुड फेथ में मान करके फर्म से डील कर लेता है, तो उस कामों के लिए वो पार्टनर माना जाएगा एंड ही विल बी हेल्ड लायबल। तो सोचो सोचो सोचो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 32 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 32 में लिखा है कि अगर वो फर्म छोड़ करके जाएगा तो पब्लिक नोटिस देना है, और अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो मित्रों, तो ऐसे केस में वह लोगों को, थर्ड पार्टियों को यह दर्शा रहा है कि मैं अभी भी पार्टनर हूं, और अगर थर्ड पार्टी उसको मान ले कि वो पार्टनर है, समझ ले वो पार्टनर है और फर्म के साथ डील कर ले, तो ऐसे केस में उन कामों के लिए भले ही इनफैक्ट वो पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म नहीं है, but he will be considered as a partner in partnership firm as per doctrine of estoppel। समझ में आता है क्या? तो कहानी फिर से बोलो, अगर कोई पार्टनर छोड़ करके जा रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना है, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक लोगों के लिए वो पार्टनर माना जा सकता है एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल का नियम उस पर लग जाएगा। ठीक, चलो कुछ बातें और पूछ लेते हैं, इतना ही पढ़ चुके हो आप तो। एक बात और बताओ जो किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ हमारी क्लास में डिस्कस होगी और जबरदस्त डिस्कस होगी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हमारे ही स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करेंगे, बाकी तो क्या ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या एक मुन्नी जो कि आउटगोइंग रिटायर्ड पार्टनर है, क्या वो फर्म के पहले के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? कब तक? जब तक वो पब्लिक नोटिस न दे दे, जब तक वो रिटायर ना हो जाए, उसके पहले के कामों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ, ऐसा एक अपवाद, ऐसा एक एक्सेप्शन बताओ जब वो फर्म छोड़ करके जा रही है और पहले के कामों के लिए वो बोलेगी मैं लायबल नहीं हूं। सर इसमें भी मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा है, वो एडमिशन में भी कोई आपने एक्सेप्शन बोला था, यहां पर बिल्कुल सही, सही जगह पहुंच रहे हो। तो सर उसमें भी इस प्रकार का कुछ हुआ क्या? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट। ओल्ड पार्टी कितनी थी? 5 पार्टनर। मुन्नी छोड़ करके गई है तो नए फर्म में पार्टीज कितनी हो गई? 4। ओल्ड फर्म ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? याद करो, अब्दुल मियां के साथ। कितने लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था? 2.5 लाख का। अब्दुल मियां ने और 5 लोगों ने मिलकर के क्या प्लान किया था कि 2 महीने का क्रेडिट लेंगे, लेकिन इसी 1 महीने में एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रही है, तो अब्दुल मियां ने बोला नहीं 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 भैया, फर्म का नया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मुझे तो आप पहले ही पैसा दे दो। अरे अभी कैसे दें, अभी तो 2 महीने पूरे नहीं हुए, मैं तो नई फर्म पे रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता, मैं तो ओल्ड फर्म को ही रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा और सबको रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा इंक्लूडिंग मुन्नी। तो ऐसे केस में
आपसे मुझे पूछना है, क्या अगर नई फर्म चारों पार्टनर मिलकर के ओल्ड फर्म की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ठीक है लाइबिलिटी पांचों की थी, लेकिन हम चारों मिलकर के ये वादा करते हैं अब्दुल मियां अगर आप कंसेंट दो तो हम अपनी लाइबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं और आपके लिए नई फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ऐसे केस में क्या मुन्नी जो कि जनरली लायबल होनी चाहिए थी पुराने कामों के लिए 14 फरवरी से पहले, तो क्या वो अब उसी कामों के लिए लायबल होगी? नहीं, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो भी कौन सा वाला? नोवेशन वाला। एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट? चलिए तो जरा वापस से आते हैं और सेक्शन नंबर 32 पढ़ते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 32? रिटायरमेंट। क्या एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा सकता है? हाँ भाई, बहुत इच्छा से मोहब्बत की थी, बहुत इच्छा से शादी की थी, तो बहुत इच्छा से हम छोड़ करके भी तो जा सकते, तलाक भी तो ले सकते, घर भी तो नया बसा सकते किसी और के साथ, तो फिर बिल्कुल हो सकते हैं। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, वो साथी रे सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। जा रही है वो छोड़ करके सब कुछ भुला के, वफा का कैसा सिला देके, तो क्या वो फर्म को छोड़ के जा सकती है? तो आपका क्या उसके ऊपर कोई हक हो गया है क्या? नहीं। क्या आप कोई बहुत बड़े कोई डॉन हो क्या कि नहीं जाएगी? ऐसा नहीं। पार्टनरशिप फर्म है, जब उसकी इच्छा करती है वो जा सकती है, लेकिन कुछ तरीके से। तरीका क्या है? तरीका यह है कि अगर वो पार्टनरशिप एट विल है, मतलब सेक्शन 7 है, तो सारे साझेदारों को पब्लिक नोटिस साझेदारों को नोटिस दे करके और लोगों को पब्लिक नोटिस दे करके जा सकती है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल नहीं है, तो फिर जाएगी तो सही, लेकिन तरीका क्या होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सारे साझेदारों की सहमति लेगी। कोई अगर मना करे तो उसको समय देगी कि भाई ऐसा नहीं है, मुझे छोड़ करके जाना है। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में जैसी शर्तें लिखी हैं कि अगर कोई इंसान बाहर छोड़ करके जाता है तो वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कब जा सकता है, कब नहीं जा सकता, तो एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट जो उन्होंने कब लिखा था? जब पार्टनरशिप फर्म का निर्माण किया था, गठन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन किया था, उस समय जैसी शर्तें लिखी है उसके आधार पे वो फर्म से जा सकते हैं। सभी का कंसेंट लेना पड़ेगा, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर वो जा सकती है। अगर वो फर्म छोड़ करके जा रही है तो व्हाट विल बी द लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट? सिंपल सी बात है, बिफोर रिटायरमेंट की लाइबिलिटी क्या है मुन्नी की? शी कंटिन्यूज टू बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। मतलब जितनी चीजें पेंडिंग है उसके जाने तक उन सारे कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी, हाँ या ना? लेकिन इसमें दो केसेस हैं। कब? जब कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया थर्ड पार्टी के साथ कि ठीक है, थर्ड पार्टी ने बोला कि चलो कंसेंट देते हैं, नोवेशन कि हम लोग मान लेते हैं, देयर इज अ इंप्लाइड एग्रीमेंट कि हम लोग नई फर्म को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, तो ऐसे केस में ओल्ड फर्म डिस्चार्ज, और ओल्ड फर्म में वह पार्टनर जो कि रिटायर होने वाला है वो डिस्चार्ज। अगर बात करते हैं व्हाट विल बी द लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, तो जनरली कभी भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट के बाद के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट के बाद के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसने क्या नहीं दे दिया हो? अंटिल अ पब्लिक नोटिस। अगर वो पब्लिक नोटिस दे दे तो फिर वो उसके कामों के बाद पब्लिक नोटिस के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे तो ऐसे केस में वो तब तक रिस्पॉन्सिबल होगा जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
कहां गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यहां पर उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ट्रीट किया जाएगा। क्लियर, सारी डिस्कशन हो ही चुकी थी हमारी, तो हम आगे चल सकते हैं क्या, लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट और लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट। अब इसके बाद और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं राइट्स ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर। अगर हम रिटायर्ड पार्टनर की बात करें तो व्हाट आर हिज राइट्स, मतलब एक साझेदार फर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे फ्रेंड्स। फर्म छोड़ करके जा रहा है तो पहला अधिकार आपसे पूछ ही लेता हूं, क्या वो बाहर जाकर के कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है। इस पे बड़ा डिस्कशन है बॉस। एक रिटायर्ड पार्टनर, एक आउटगोइंग पार्टनर फर्म छोड़ने के बाद क्या सेम टाइप का बिजनेस कर सकता है जैसा कि पार्टनरशिप फर्म का व्यवसाय है। अब तो वो फर्म छोड़ करके जा रही है ना, तो भूल जा जो हुआ उसे भूल जा, है कसम तुझे मुस्कुर, अरे भाई तो मुस्कुरा तो ठही, लेकिन क्या बाहर जाकर के वो बिजनेस कर सकती है कि जो फर्म का था। मतलब फर्म छोड़ के जा रही है और अब बाहर जाकर के बड़े जबरदस्त अंदाज से फिर से नई फर्म खोल करके वही बिजनेस कर रही है, बहुत जला रही है ठाकुर। तो क्या ऐसे केस में वो बाहर जाकर के सेम टाइप का बिजनेस कर सकती है। आपका दिल क्या बोलता है, मुझे मालूम था आप यही बोलोगे सर नहीं कर सकती। अरे भाई क्यों नहीं कर सकती, क्या आपका कोई कॉपीराइट है, क्या आपने उसको खरीद लिया है कि नहीं साझेदार तुम हो तो बस हमारी किरण। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई कि तुम हाँ कर या ना कर तू है मेरी करण, ऐसा नहीं है भाई। सिंपल सी बात है कि अगर कोई पार्टनर है और वो छोड़ करके जा रहा है तो बाद में व्यवसाय तो करेगा, और व्यवसाय कौन सा, कोई सा भी। कोई सा भी मतलब क्या, फर्म के मिलता जुलता, फर्म से कॉम्पिटिंग, बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल तब, बिल्कुल तब, मेरे वर्ड्स को सुन लेना ध्यान से, बिल्कुल तब जब क्लियरली पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। मतलब पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला कि ठीक है बाहर जाकर के कोई भी इंसान अपना व्यवसाय कॉम्पिटिंग वाला कर सकता है, तो ठीक, लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख में लिख रखा है क्या कि कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ करके जाएगा तो 6 महीने तक सेम टाइप का बिजनेस नहीं करेगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। और सबने उस पर म्यूचुअल कंसेंट दिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, पार्टनरशिप डीड पे हस्ताक्षर दिए। तो मेरा कहना है डीड में लिखा है तो अब क्या आप बाहर जाकर के काम कर सकते हो, अब नहीं कर सकते। कब तक, जितना डीड में लिखा 6 महीने तक, 1 साल तक अगर डीड में लिखा है तो। अगर डीड में लिखा है 1 साल तक सेम टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते तो नहीं करोगे। डीड में लिखा है कि बिजनेस तो कर सकते हो लेकिन 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं करोगे जहां पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, तो फिर 1 किलोमीटर के रेडियस में मत करना क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है। लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो आप काम कर ही सकते हो कॉम्पिटिंग बिजनेस। लेकिन अभी भी शर्तें खत्म नहीं हुई है। क्या आपको कॉम्पिटिंग बिजनेस करना है, करिए। तो अगर आपको कॉम्पिटिंग बिजनेस करना है तो ये 3 काम नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 32 सब सेक्शन 4। कौन से 3 काम नहीं कर सकते? क्या आप पुरानी फर्म का नाम यूज कर सकते हो क्या? मतलब फर्म छोड़ करके जा रहे हो, अब छोड़ने के बाद फर्म का नाम यूज करके कोई बिजनेस कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, क्या लोगों को दर्शा सकते हो, आउटसाइडर को दर्शा सकते हो कि अभी भी मैं फर्म के बिजनेस में पार्टनर हूं? क्या आप लोगों को रिप्रेजेंटेट या ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो क्या कि मैं अभी भी उस फर्म का साझेदार हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। एंड द लास्ट पॉइंट, क्या आप फर्म के पुराने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित या सॉलिसिट कर सकते हो क्या? कौन से कस्टमर? जो ओल्ड फर्म के कस्टमर थे,
आज आप फर्म छोड़ करके जा रहे हो और बाहर ओल्ड कस्टमर को अपनी तरफ क्या बोल रहे हो, अरे हमारा एक नया बिजनेस है और अब तो आप इधर ही बिजनेस करना। ये काम आप नहीं कर सकते। कौन से 3 काम आप नहीं कर सकते फर्म को रिटायर होने के बाद? पहला, अगर फर्म से रिटायर हो रहे हो तो आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते। दूसरा, फर्म को किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन एनी ऑफ द बिजनेस डीलिंग्स। और आखिरी बात, फर्म के पुराने कस्टमर को अपनी तरफ सॉलिसिट, अपनी तरफ बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओल्ड फर्म के कस्टमर्स हैं, ओल्ड फर्म के क्लाइंट हैं। ठीक, ये आपका एक अधिकार तो है क्या कि कॉम्पिटिंग बिजनेस करने का। कब? जब पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो, और ये तीनों काम आपने नहीं किए हो तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन बन सकता है बड़ा अच्छा। दूसरा अधिकार किसका? रिटायर्ड पार्टनर का। साझेदार जा रहा है और अब उसका दूसरा क्या अधिकार है? शेयर इन सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स। अगर हम बात करें शेयर इन सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स के बारे में, तो ये बात भी हम वैसे भी जो डील करेंगे वो आगे, अभी सेक्शन 37 36 पढ़ाना ही है, तो ये सारी बातें हम उसमें भी देखेंगे। तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेता हूं, क्या फर्म से एक पार्टनर हमेशा के लिए अलविदा हो रहा है? अलविदा हो रहा है तो क्या उसे खुशी खुशी अलविदा करोगे? क्या उसकी संपत्ति, बोले तो पार्टनरशिप में उसकी कैपिटल, उसकी पूंजी का उसका हिस्सा वापस करोगे? हाँ। उसका शेयर इन द प्रॉफिट कब तक? जब तक कि वो रिटायर्ड पार्टनर होके नहीं जा रहा है। उसके पहले के सारे प्रॉफिट के हिस्से उसको वापस करोगे? हाँ। क्या रिजर्व एंड सरप्लस? हाँ। मतलब उससे जुड़ा हुआ जितना शेयर इन द प्रॉफिट एंड इन द प्रॉपर्टी है, क्या उसको आप सेटल करोगे? इसको बोलते हैं सेटलमेंट करना। तो जब भी कोई ये जा रहा है उसको बिल्कुल सहर्ष अलविदा करो और उसका हिस्सा, उसकी अमानत उसको सुपर्द करो। ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करते हो क्योंकि आप तो लालची हो, अरे जाने दो, उसका सेटलमेंट बाद में करेंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर आपने उसका शेयर नहीं सेटल किया और उसकी पूंजी, उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट अभी अपने पास फर्म में ही रखा, तो ऐसे केस में वो पार्टनर जो फर्म छोड़ करके जा रहा है वो आपसे 2 में से जो ज्यादा उसे ठीक लगता है, जो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मांग सकता है। 2 में से क्या? 6 महीने तक रखा ना, 4 महीने तक रखा ना, 2 महीने तक रखा ना, तो 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, एज द केस में भी उसका शेयर इन द प्रॉफिट वो ले सकता है। जितने दिन उसकी कैपिटल यूटिलाइज हुई उतने दिनों का वो शेयर लेगा प्रॉफिट में, जबकि वो तो जा चुका है फिर भी लेगा शेयर इन द सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स। दूसरी बात, अगर उसको लगता है कि नहीं शेयर इन द सब्सीक्वेंट प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा, प्रॉफिट कम ही आ रहा है, उसने बोला फिर एक काम करो, ऐसा मानो कि ये मेरी पूंजी, ये मेरा प्रॉफिट का शेयर आपके पास एक तरीके से एडवांस इन द कैपिटल। याद करो वो एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी जो लाते थे, तो उसमें क्या था? 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना देते हैं? 6% प्रति वर्ष जो हम देते हैं, तो उतना, या सब्सिक्वेंट प्रॉफिट whichever is higher या whichever is beneficial to the outgoing partner, वो मांग सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करना। और अगर मान लो कि वो जा रहा है तो वो डेथ हो गई तो भी तो जाएगा ही, अब तो वो तो स्वर्ग चला गया, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अगर कोई भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो वो अधिकार रखता है क्या क्लेम करने का? शेयर इन द प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर द डेथ, या तो डेथ या रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद का
शेयर वो मांग लेगा। कितना शेयर? जितना उसका संपत्ति में शेयर, मतलब उसका पहले का प्रॉफिट का शेयर, उसके आधार पे। और या द रेट 6% पर एनम ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो भी उसके लिए क्या हो, बेनिफिशियल, या इसको बोल सकते हैं जो भी हायर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से दो अधिकार मैंने आपको पढ़ाए। एक तो वो बाहर जा रहा है तो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है शर्तें पूरी होने के बाद, और एक अगर वो जा रहा है और उसका सेटलमेंट नहीं हुआ तो वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट या 6% पर एनम के हिसाब से विच एवर इज हायर मांग सकता है। क्लियर है? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको। कौन कौन से दो तरीके? एक एडमिशन और दूसरा रिटायरमेंट। अब तीसरे तरीके पे आओ, निष्कासन। पार्टनर का एक्सपल्शन कर रहे हो, कुछ याद आया? सेक्शन 33 राइट्स ऑफ द पार्टनर, वो इंप्लाइड राइट में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक पार्टनर को फर्म से कभी भी निष्कासित नहीं कर सकते, लेकिन मैंने वही बता दिया था जब धारा 33 सेक्शन 33 पढ़ाऊंगा तब मैंने आपको बोला था एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर पढ़ाऊंगा। तो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो रूल ये बोलता है अ पार्टनर इन अ फर्म कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। एक पार्टनर को निष्कासित नहीं किया जा सकता चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर फर्म की पार्टनरशिप डीड में लिखा हो क्या कि एक पार्टनर को हम एक्सपेल कर सकते हैं, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ कब? जब वो रेगुलर एक्सपल्शन हो। क्या? जब वो कौन सा एक्सपल्शन हो? व्हेन द एक्सपल्शन इज रेगुलर। ये व्हाइट से लिख दिया पीपीटी में, तो मैं यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो लिख देता हूं, रेगुलर एक्सपल्शन हो तो। अब रेगुलर एक्सपल्शन क्या होता है सर, ये तो बता दो। व्हाट इज अ रेगुलर एक्सपल्शन? रेगुलर एक्सपल्शन तब होता है जब 3+3 6 कंडीशन पूरी हो जाए। सर ऐसे क्यों नहीं बोलते हो 6? 3 मेन और जुड़ी हुई 3 6, इस तरीके से 6, लेकिन टोटल 3 कंडीशन पूरी हो जाए। मेजर कौन कौन सी? अगर आपको किसी पार्टनर को फर्म से एक्सपेल करना है तो 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन है उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में यह प्रोविजन होना चाहिए। मतलब उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट ये बात को क्लियरिटी से समझाता है कि आप एक पार्टनर को फर्म से निष्कासित कर सकते हो। अगर लिखा है तो निष्कासन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये तो रही एक बात, एक से काम नहीं चलेगा, 3। दूसरी बात, ये जो आप किसी पार्टनर को बाहर निकालने का प्लान कर रहे हो, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। मेजॉरिटी का मतलब समझते हो? 1/2 से ज्यादा। सो टोटल फेवर के लोग ज्यादा होना चाहिए निष्कासन पे। तो अगर कोई इंसान एक्सपेल करना चाहते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर होने चाहिए। पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेस एग्रीमेंट से लिखा होना चाहिए कि निष्कासित किया जा सकता है, मेजॉरिटी कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, गुड फेथ में कर रहा है। कैसे? इन गुड फेथ। और अगर मैं गुड फेथ को समझाऊं तो इसमें फिर 3 पॉइंट है। अगर हम बोलते हैं किसी को एक्सपेल करना है तो गुड फेथ में कब होगा? जब आप क्या करते हो, जो भी एक्सपेल्शन करते हो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब किसके बेनिफिट के लिए? पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एक्सपेल्शन हो रहा है। अगर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एक्सपेल्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे गुड फेथ में हो रहा है। और क्या? एक नहीं, 3 पॉइंट पूरे होना चाहिए तो गुड फेथ मानेंगे। एक तो फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बोलते हैं कि हमें एक्सपेल करना है तो उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा जिसको बाहर निकाल रहे हैं। मतलब द पार्टनर हु इज टू बी एक्सपेल्ड शुड बी सर्व्ड विद ड्यू नोटिस। उसको बकायदा नोटिस देना पड़ेगा कि हम तेरे को इस कारण से फर्म से निकाल रहे हैं। और नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। गुड फेथ में निकाल रहे हो ना, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दो, सुनवाई का मौका भी दो। अगर आपने फर्म के हित के लिए नोटिस दे करके
बाकायदा उसको सुनवाई का मौका दिया है, तो माना जाता है कि आपने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है। और अगर आपने गुड फेथ में किया है, मेजॉरिटी मिलकर के कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, तो फिर उसे बोलते हैं रेगुलर एक्सपल्शन। तो 3+3, ऐसे अगर हम 6 अलग अलग पॉइंट पूरे करते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो रेगुलर एक्सपल्शन है। और अगर मालूम चले ये 6 पॉइंट में से एक भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं इररेगुलर एक्सपल्शन। और अगर इररेगुलर एक्सपल्शन है, मतलब सही तरीके से निष्कासन नहीं है, तो ऐसे केस में अगर किसी को बाहर भी कर दिया तो वो पार्टनर क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मुझे वापस से रीइंस्टेट करो, वापस से पार्टनर होने का दर्जा दो, और उसका जितना शेयर इन द कैपिटल और प्रॉफिट है उसके लिए वो स्यू कर सकता है कि भाई ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। तो जनरली अगर बात करें एक्सपल्शन की, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि जनरली किसी को बाहर निकाला नहीं जा सकता, लेकिन एक केस में फर्म से बाहर निकाला जा सकता है। कब? जब रेगुलर एक्सपल्शन हो। रेगुलर कब? रेगुलर तब जब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, मतलब डीड में हो, मेजॉरिटी करते हो, गुड फेथ में करते हो। गुड फेथ में कब? जब इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो, नोटिस दिया गया हो और अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी गई हो। क्लियर है? एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? अगर किसी ने इररेगुलर एक्सपल्शन कर भी दिया तो यह माना जाता है होली इनऑपरेटिव, मतलब माना जाएगा ये वॉइड हो जाएगा और एक्सपेल्ड पार्टनर वापस से अपने आप को पार्टनर बनने का बोल सकता है। चले अब आते हैं 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। एडमिशन सेक्शन 31, रिटायरमेंट सेक्शन 32, एक्सपल्शन 33। अब आते हैं सेक्शन 34 में इंसॉल्वेंसी। कुछ याद आ रहा है? दिवालिया हो गया एक पार्टनर, दिवालिया बोले तो इसकी दिवाली बन गई है। दिवाली कैसे? इसकी असेट तो है कम, संपत्ति तो कम है, और कितनी कम? लाइबिलिटी का पेमेंट कर नहीं पा रहा है, दायित्वों का निर्वाह कर नहीं पा रहा है। लाइबिलिटी है 100 करोड़ और असेट है 1 करोड़। क्या करोगे भाई? अब इसका जीना तो दुश्वार है। गाना गाएगा ये, जिए तो जिए कैसे बिन कोर्ट के। बिन कोर्ट के बोल रहा हूं क्योंकि इस बंदे को अब किसका आसरा चाहिए? इसको जाना पड़ेगा न्यायालय, इसको कोर्ट में जाकर के बोलना पड़ेगा, जज साहब जिए तो जिए कैसे, कुछ करो। तो जज साहब इसको देखेंगे, 100 करोड़ लाइबिलिटी, 1 करोड़ असेट, चलो जाने दो भाई, इसको हम ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन देते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जिस दिन किसी साझेदार को मिल गया उस दिन से वह पार्टनर कहलाया जाता है एडजज्ड पार्टनर। क्या कहलाया जाता है? एडजज्ड इंसॉल्वेंट पार्टनर। उस दिन से वो दिवालिया घोषित हो गया है, एडजज्ड इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है, अगर कोई पार्टनर एडजज्ड इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ चुका है, तो उस दिन के बाद के कामों के लिए वो और ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट का, अरे यार जब भी इस प्रकार का इंसॉल्वेंसी होता है तो याद करो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या उसके लिए कोई ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा? और वो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा? संपत्ति को रियलाइज करके फिर लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, जैसा हो तैसा। तो ये ऑफिशियल रिसीवर और ये रिटायर्ड पार्टनर क्या उसके ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन के बाद के किए गए फर्म के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यही बात बोली गई है, पढ़ लीजिए सेक्शन 34 में। अगर किसी तरीके से कोई फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन बट द पार्टनर में स्पेसिफिकली प्रोवाइड क्या कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब फर्म क्या होगी? कंटिन्यू होगी। तो एस्टेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन के बाद के कामों के लिए कौन से काम जो फर्म ने किए उसके लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? एंड द फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर एडजुडिकेशन। ऐसे ही रिवर्स, अगर उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर की कोई बातें होती हैं उसके लिए फर्म भी लायबल नहीं है। जैसे वो लायबल नहीं था ना फर्म के कामों के लिए, वैसे फर्म भी लायबल नहीं है। ये बात कहां पड़ी है? सेक्शन नंबर 34 में। ठीक है,
तो हम लोगों ने 4 केसेस देख लिए जब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर आते हैं 5th और एक तरीके से आखिरी केस में, लेकिन इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट भी बताऊंगा, और वो है डेथ ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर अब हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गया? क्या उसने आखिरी सांस तक फर्म का साथ दिया? तो उसकी लाइबिलिटी भी कब तक होगी? जब तक उसने आखिरी सांस ली। अब मैं आपसे पूछ लूं कि डेथ के बाद क्या होगा उस पार्टनर, और फर्म ने अगर बाद में कंटिन्यू किया तो क्या डेथ के बाद वह पार्टनर जो डिसीज्ड पार्टनर है, जिसकी डेथ हो गई, वो और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको संपत्ति मिली, क्या वो फर्म के आगे वाले कामों के लिए लायबल होंगे क्या? नहीं ना। एक पार्टनर हमेशा के लिए जा चुका है, डेथ हो चुकी है, अब उसको परेशान क्यों कर रहे हो? भूत परेशान करेगा फिर तुमको आके, है ना। एक पार्टनर मर गया है तो मरने तक के कामों के लिए वो और उसकी संपत्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास है वो लायबल हो सकती है, लेकिन मरने के बाद के काम कौन से, जो फर्म कंटिन्यू कर रही है, तो मरने के बाद के कामों के लिए मरा हुआ पार्टनर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। परेशान मत करियो, भूत परेशान कर देंगे नहीं तो उल्टा आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जनरली डेथ के बाद कोई भी पार्टनर और उसकी संपत्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या डेथ के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत लगती है? बिल्कुल नहीं। इंसॉल्वेंसी पढ़ाई थी ना सेक्शन 34 में, वहां पर भी ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन सफिशिएंट नोटिस है। यहां पर भी कोई इंसान मर गया तो पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बोलो अरे ये तो जग गया, हमें क्या मालूम था। बोले ओ टीए की बैठक का नोटिस, टीए की बैठक वो नहीं आता उठावना, उसका नोटिस सफिशिएंट नोटिस है, अलग से कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो फर्म का पुनर्गठन तो हो ही रहा है, साथ में वह पार्टनर जो डिसीज्ड है, जो मर चुका है, वह आखिरी सांस तक के कामों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद के कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका है, क्या कि द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो फिर एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर दोज एक्ट डन आफ्टर हिज डेथ। तो उसके अगर मान लो सब लोगों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया डेथ के बाद वैसे तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू वाले कामों के लिए डिसीज पार्टनर और उसकी संपत्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक। तो कौन से 5 केसेस पढ़ लिए हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में? 31 एडमिशन, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपल्शन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ, ठीक है। और एक पॉइंट और बता देता हूं आप लोगों को जो पहले भी पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 29 है ये, ठीक है। सो एक पार्टनर क्या अपना फर्म का हित किसी और को देके जा सकता है? हमने पढ़ा था नहीं। कभी भी एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन क्या प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, प्रॉफिट सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, चार्ज कर सकता है। बट ये जो ट्रांसफर है, हाउएवर, ट्रांसफरी को क्या अलाउ नहीं करता है? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, जब तक फर्म चल रही है तब तक किसी तरीके से वो फर्म को इंटरफेयर नहीं कर सकता। कौन? जिसे हमने अपना प्रॉफिट का, अरे सब पार्टनर पढ़ा था ना, उसमें हम किसी को अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी फर्म का प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो जो आप बोले तो ट्रांसफर ही हो, वो फर्म में इंटरफेयर तो नहीं करते हो ना? बिल्कुल नहीं करते हो। दूसरी बात, क्या अकाउंट्स की बात करें तो क्या वो क्या कर सकते हैं? वो क्या फर्म से अकाउंट्स मांग सकते हैं? नहीं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सिर्फ हिस्सा पूछ सकते हैं पार्टनर से, लेकिन फर्म को अकाउंट देने पे बाध्य नहीं कर सकते। और क्या फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो जनरली बोलिएगा कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स
इंस्पेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर को बोल करके अपना हिस्सा कितना है ये पूछ सकते हैं। क्लियर? ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर, द ट्रांसफरी ओनली बिकम्स टू एंटाइटल टू द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब सिर्फ वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है। एंड द ट्रांसफरी हैज टू एक्सेप्ट द अकाउंट्स गिवन बाय द पार्टनर्स। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना, आप उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, मुझे अकाउंट्स दो, मुझे बुक्स दिखाओ, नहीं नहीं। आप सिर्फ जो एग्रीड अकाउंट्स उनने बताए हैं कि तुम्हारा ये हिस्सा बनता है, उसमें आपको संतुष्टि करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरीके से कौन हो? ट्रांसफरी। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पार्टनर अपना पूरा इंटरेस्ट किसी को देके जाता है तो वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि सारे साझेदारों की कंसेंट ना हो। और फिर भी वो किसी को अगर ये विदाउट कंसेंट देके जाता है तो फर्म एक तरीके से क्या हो जाएगी? रिकॉन्स्टिट्यूट। ठीक है? तो जनरली पूरा हित किसी को मत देना, प्रॉफिट दे सकते हो। प्रॉफिट देते हो तो ट्रांसफरी का क्या अधिकार नहीं है? फर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, फर्म के अकाउंट्स और फर्म की बुक्स नहीं मांगेगा। लेकिन जो एग्रीड अकाउंट्स हैं उसमें जो हिस्सा आता है वो उसे संतुष्टि से रखना पड़ेगा। ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को आज रिकॉन्स्टिट्यूशन में दी गई सारी बातें समझा दी। अब फर्म का अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट विल बी द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। मैंने बोला था ना सेक्शन 17 पढ़ाऊंगा मैं, तो पहले सेक्शन नंबर 34 का सबसेक्शन 2 पढ़ो। क्या कि अगर किसी भी प्रकार से फर्म के गठन में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी सारे पार्टनर की? सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, या कभी भी ध्यान रखो कि कोई पर्टिकुलर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, या कोई फर्म की एक्सपायरी हो जाती है, जैसे 3 ईयर की पार्टनरशिप फर्म है और 3 साल पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन फर्म का विघटन नहीं हुआ। 3 साल खत्म होने के बाद भी सब लोगों ने कंटिन्यू करा 4th ईयर, तो फिर क्या अधिकार होंगे सारे लोगों के? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या अधिकार और दायित्व होंगे? अगर पर्टिकुलर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है तो, या फिर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग हम करते हैं तो। एडिशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा व्यवसाय था सलवार सूट का और हमने जीन्स और टी शर्ट बेचना चालू कर दिया। नया बिजनेस चालू तो किया, लेकिन अलग से कोई डीड नहीं बनाई, अलग से कोई राइट्स एंड ड्यूटीज प्लान नहीं करे, तो जो पुरानी फर्म के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे। कब? जब फर्म का पुनर्गठन हो गया, नया नहीं बनाया। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, कुछ भी हुआ, हमने चेंज नहीं करा तो पुराना कंटिन्यू रहेगा। कोई फर्म की एक्सपायरी हो गई है, या तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप खत्म हो गई है, या फर्म का टेन्योर खत्म हो गया है और आप फर्म चला रहे हो, तो फिर पुराने राइट्स एंड ड्यूटीज आगे रहेंगे। ऐसा ही अगर कोई नया एडिशनल अंडरटेकिंग लेते हो पुराने बिजनेस के अलावा और कुछ नया नहीं बनाया, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। यही बात बोली गई है सेक्शन नंबर 17 में। अगर मैं सेक्शन 17 आपको पहले पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना बाद में फिर पढ़ा दूंगा, तो ये देखो क्या लिखा है। अगर कोई चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब क्या? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपल्शन, तो ऐसे केस में क्या होता है? अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो जाती है फर्म तो पुराने राइट्स एंड लाइबिलिटीज बिल्कुल रिमेन द सेम रहेंगे जैसे नए में है। ऐसे ही कोई फर्म की एक्सपायरी हो गई, कोई पीरियड था 3 साल, 6 साल, 2 साल, और 3 साल, 6 साल, 2 साल के बाद भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बिफोर द एक्सपायरी जैसे थे वैसे ही आगे भी चलेंगे। कोई एडिशनल अंडरटेकिंग ले लेते हैं तो फिर एडिशनल अंडरटेकिंग में भी क्या होता है? सिंपल सी बात है, जितना एक्स्ट्रा हम अंडरटेकिंग करते हैं, सलवार सूट के अलावा जीन्स बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, लहंगा चुन्नी बेचते हैं, और नया काम नहीं किया तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे ओरिजिनल एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग में था। एंड रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब सेक्शन 38 क्या बोलता है वो समझना।
सेक्शन 38 बोलता है कि अगर एक फर्म ने किसी को गारंटी दे दी थी, गारंटी मतलब जैसे बैंक को गारंटी दे दी थी कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे अपन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था ना, क्या कि जब किसी ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया और गारंटी दी श्योरिटी ने, तो प्रिंसिपल डेटर अगर नाकामयाब हो जाता है, अगर वापस से रिपे नहीं करता है, तो श्योरिटी बोले तो गारंटर को देना पड़ता है। और यहां गारंटर कौन है? पार्टनरशिप फर्म। तो बोलना चाहता हूं कंटिन्यूइंग अगर गारंटी है, कौन सी? धारा 129 सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर वहां पर कंटिन्यूइंग नेचर की गारंटी है, किसने दी? पार्टनरशिप फर्म ने दी कि हां इसको देते जाओ देते जाओ देते जाओ लोन, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ऐसे केस में क्या है? जैसे ही वो फर्म डिसॉल्व, जैसे ही वो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपल्शन, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में गारंटी कंटिन्यूइंग नेचर की है तो उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। यह बात कौन बोलता है? सेक्शन 38। चलिए, तो आज कितने सेक्शन पढ़े जरा वापस से बताएं। हमने जो आज डिस्कशन किया है वो पढ़ा है हम लोगों ने 5 और एक्स्ट्रा सेक्शन भी पढ़े हैं। 5 कौन से? सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 32 रिटायरमेंट, सेक्शन 33 एक्सपल्शन, सेक्शन 34 इंसॉल्वेंसी, सेक्शन 35 डेथ, और सेक्शन 29 अगर बिना पूछे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन सेक्शन 36 और 37 मैंने बीच में पढ़ा दिया। याद करो कब? जब मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझा रहा था। तो यहां पर देखो, कॉम्पिटिंग बिजनेस की जब बात करी थी तो ये कौन सा है? ये कॉम्पिटिंग बिजनेस आप कर सकते हो सेक्शन 36 के हिसाब से। बस फर्म का नाम यूज मत करना, फर्म को रिप्रेजेंट मत करना, और पुराने कस्टमर को सॉलिसिट मत करना। और ये जो मैंने बोला ना, शेयर इन सब्सीक्वेंट प्रॉफिट, ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन 37 में। एक आउटगोइंग पार्टनर का अगर सेटलमेंट नहीं किया तो फिर उस केस में वो सब्सीक्वेंट प्रॉफिट में मांग सकता है, या 6% पर एनम से एडवांस ऑफ कैपिटल मांग सकता है, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो सेक्शन 31 से लेकर कहां तक पढ़ा दिया मैंने आपको? सेक्शन 38 तक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया है इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं, और यह मान करके करते हैं कि आप लोगों ने पूरा पार्टनरशिप का ये जो चैप्टर 2 है ये मेरे साथ तो पढ़ा, लेकिन आज ही घर पे जाकर के इसे पढ़ लेंगे। सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35 रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। हमेशा ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और कुछ नया नहीं होता है तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही चलती रहती है जो पुरानी है। सेक्शन 17 पढ़ा अपन ने। ठीक है, और सेक्शन 36 और 37 में आउटगोइंग पार्टनर के अधिकार पड़े। कैसे? कि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है 36 में, सब्सीक्वेंट प्रॉफिट शेयर कर सकता है अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं हो तो सेक्शन 37 में, और सेक्शन 38 में कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो। चलिए, तो अब हम जब भी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे डिस्कशन करेंगे। फर्म के विघटन की बारी आ चुकी है। बहुत हुआ पार्टनरशिप चलाना, अब जरा पार्टनरशिप की समाप्ति करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग सेक्शन 39 पढ़ेंगे जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से मोहब्बत करते रहिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदावर से सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार।